देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने जो अर्धचालक और उससे संबंधित चीजें पढ़ी थी, इसी में हमको एक अलग से टॉपिक पढ़ना है, अति चालकता का। सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता क्या होती है, अति चालकता, इसका अनुप्रयोग क्या है और इससे संबंधित एक सिद्धांत है, उसको देखना है। अति चालकता होती क्या है। देखो, हमने पदार्थों का जो वर्गीकरण देखा था चालकता के आधार पे या ऊर्जा बैंड के आधार पे। हमने देखा था पदार्थ या तो चालक होता है या कुचालक होता है या अर्धचालक। तीन टाइप का वर्गीकरण देखे थे। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा प्रकार का पदार्थ होता है जिसको कहते हैं अति चालक पदार्थ। अति चालक पदार्थ, और अति चालक पदार्थों का जो गुण है उसी को हम अति चालकता नाम दे रहे हैं। दरअसल देखो, सामान्यता क्या होता है कि जैसे कोई भी, ये मान लो तार है, किसी धातु है या धातु का तार, कोई भी तार है, तांबे का है, एल्युमिनियम का, जब इसमें क्या है विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह किया जाता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब इसमें प्रवाहित होंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या है कि इस तार के जो मौजूद कण है वो इस इलेक्ट्रॉन की प्रवाह का विरोध करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध कर रहा है, और इसी जो विरोध है उसी को कह रहे हैं हम प्रतिरोध। इस प्रतिरोध के कारण होता क्या है कि जैसे मान लो यहां से 100 यूनिट आपने आवेश का प्रवाह किया या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किया, तो तार के दूसरे छिरे पर केवल 60 यूनिट ही इलेक्ट्रॉन की विद्युत धारा पहुंचती है। 40 यूनिट कहां गई, जो 40 यूनिट का लॉस है, 40 यूनिट का लॉस, ये 40 यूनिट का लॉस तार के प्रतिरोध के कारण हो रहा है। 40 यूनिट का लॉस तार के प्रतिरोध के कारण हो रहा है, और इसी कारण क्या है, विद्युत धारा का क्षय होता है, ऊर्जा का रूपांतरण। देखो, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये जो विद्युत ऊर्जा है तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, तार गर्म हो जाएगा, धातु गर्म हो जाती है। तो ये चीज होती है प्रतिरोधी। एक सामान्य सी घटना है कि प्रत्येक जो भी चालक होते हैं उनमें ये गुण पाया जाता है। भाई, हम अच्छा चालक उसको कहते हैं, सुचालक, जैसे कहते हैं तांबा, तांबे को हम अच्छा सुचालक मानते हैं क्योंकि तांबे का प्रतिरोध कम होता है। जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा विद्युत यहां पर पहुंचेगी, उतना कम विद्युत का क्षय होगा। यहां पर 100 यूनिट डाल रहे हो तो हो सकता है तांबे का तार हो तो 80 यूनिट पहुंच जाए, चांदी का तार हो तो 90 यूनिट पहुंच जाए। लेकिन चांदी बहुत महंगी है, इसलिए चांदी का उपयोग नहीं किया जाता है, तांबे का उपयोग किया जाता है। या और सस्ता उपकरण बनाना हो तो एल्यूमिनियम के तार का उपयोग किया जाता है। ये एक सामान्य सी बात हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, आप इसका सीधा मतलब ये समझ लो कि जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है करंट के या आवेश के। मतलब प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा करंट का प्रवाह उतना कम होगा, आवेश का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह उतना कम होगा। प्रतिरोध समानुपाती होता है करंट के, व्युत्क्रमानुपाती होता है करंट के, ठीक है ना। तो प्रतिरोध और इसमें सीधा संबंध। अब देखो, हमको पढ़ना है अति चालकता। अति चालकता यहीं से है कि यदि किसी तरीके से हम इस तार के प्रतिरोध को कर दें शून्य, प्रतिरोध तार का पूरी तरीके से खत्म कर दें, तो होगा क्या, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी, और जितनी यूनिट हम यहां से डालेंगे दूसरी तरफ उतनी ही यूनिट पहुंचेगी। यदि किसी तरीके से हम इसके प्रतिरोध को कर दें शून्य, और शून्य प्रतिरोध करते ही होगा क्या, जितना यूनिट का हम यहां से निर्गत करेंगे उतना मतलब निवेश करेंगे, उतना ही विद्युत उस साइड निर्गत के रूप में पहुंचेगी। तो अति चालकता एक ऐसी ही स्थिति है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध हो जाता है शून्य। जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो धारा का प्रवाह बिना किसी क्षय के
होता है। इस घटना को ही अति चालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब देखो ये सुपर कंडक्टिविटी एक बहुत क्रांतिकारी घटना है। क्यों क्रांतिकारी घटना है? क्योंकि यहां पर जो प्रतिरोध है वो शून्य हो गया और ऊर्जा का क्षय है वो खत्म हो जाएगा। यदि ये चीज प्रैक्टिकली संभव हो पाए तो ऊर्जा की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। क्योंकि भारत जैसे देश में अपन पढ़ते हैं कि भैया 40% तो लाइन लॉस है, कि हम जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं, और उस उत्पादित का जब वितरण होता है तो 40% तो वितरण में खत्म हो जाता है। और वितरण में खत्म होने का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि विद्युत उत्पादन तो एक जगह किया जा रहा है, उसका वितरण हमको बहुत दूर, कई किलोमीटर लंबे तारों का जाल बिछाना पड़ता है। तो जब इन तारों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब तो सोचो मतलब यहां से पावर प्लांट आपका यहां से 100 किलोमीटर दूर लगा है, फिर वहां से विद्युत का उत्पादन करते हुए शहर में लाया 100 किलोमीटर तार से, तो सोचो कितनी विद्युत का क्षय हो गया। तो यदि सुपर कंडक्टिविटी व्यवहार में उपयोग में लाई जा सकती तो ऊर्जा की एक बहुत बड़ा समाधान हो जाता। अब देखो मैंने आपको अति चालकता का कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अचानक से या पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो उसमें से विद्युत का प्रवाह निर्विरोध रूप से होने लगता है। इसी घटना को हम क्या है? अति चालकता कहते हैं। और इस अति चालकता की खोज 1911 में वैज्ञानिक का नाम है कैमरलिन ऑन्स, इन्होंने की थी। कैमरलिन ऑन्स, विद्युत का प्रभाव 1911 में वैज्ञानिक कैमरलिन ऑन्स ने की थी, ठीक है ना। और ये कैमरलिन ऑन्स ने क्या है? पारे पर प्रयोग किया था कि पारे को यदि 4 डिग्री से नीचे ले जाए, पारे को 4 डिग्री से नीचे तापमान पर ले जाया जाए तो वह विद्युत का पूर्ण सुचालक बन जाता है। 4 डिग्री के नीचे ठंडा कर दिया जाए तो वह विद्युत का पूर्ण सुचालक बन जाता है, ठीक है ना। तो देखो ये अति चालकता की परिभाषा है। परिभाषा तो अपन को नहीं याद पूछेगा पेपर में। एक तो कैमरलिन ऑन्स का नाम याद रखना कि 1911 में इन्होंने सबसे पहली बार सुपर कंडक्टिविटी दिखाई थी प्रयोगशाला के स्तर पर, और पारे को 4 डिग्री से नीचे ले गया तो पूर्ण सुचालक बन गया। और बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि हम यदि पदार्थ का प्रतिरोध शून्य कर दें तो हमको अति चालकता की स्थिति देखने को मिलेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्षय बिल्कुल होना बंद हो जाएगा, ठीक है। देखो पहली चीज आपको अति चालकता क्या होती है ये पता होना चाहिए। अति चालकता की जो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है वो पता होना चाहिए। फिर इसमें हमको दूसरी चीज जानना है कि ये जो अति चालकता है, ये जो अति चालकता है, जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर अति चालकता, जिस तापमान पर अति चालकता घटना घटती है, अति चालकता की घटना घटती है, उस तापमान को या उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप कहते हैं। जिस तापमान पर अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी की घटना घटती है उस तापमान को क्रांतिक ताप कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो क्रांतिक ताप का सामान्य सा मान बताया गया है 0.1 से 10 केल्विन, 0.1 से 10 केल्विन तक। ये परास है रेंज कि इस तापमान के बीच अति चालकता की घटना हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है अति चालक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अति चालक पदार्थ 2 प्रकार के अति चालक हमको देखने को मिलते हैं। अति चालक 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइप 1 अति चालक और दूसरा है टाइप 2 अति चालक। अति चालक 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
टाइप 1 और टाइप 2 अतिचालक। टाइप 1 अतिचालक वो अतिचालक होते हैं जो शुद्ध धात्विक पदार्थों से बने होते हैं। विशुद्ध धात्विक पदार्थ से बने होते हैं। शुद्ध धात्विक पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है ना। शुद्ध धात्विक पदार्थ कह लो या शुद्ध धातुएं होती है या शुद्ध अधातुएं होती है, इनसे मिलकर जो अतिचालक बनते हैं उनको टाइप 1 कहते हैं। मतलब शुद्ध धात्विक पदार्थ, जैसे आपको पारा दिखाई देगा, मरकरी दिखाई है, टिन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। पारा, टिन, कॉपर, गोल्ड, ये सब टाइप 1 अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इन टाइप 1 जो पदार्थ होते हैं, धात्विक होते हैं, इनको अतिचालक बनाने के लिए अति निम्न ताप पर ले जाना पड़ता है। अति निम्न ताप पर -273 से 263 डिग्री सेल्सियस के बीच इतना कम ताप करते हैं। इस ताप पर ही ये अतिचालकता का गुण प्रदर्शित कर पाते हैं। ठीक है ना। बहुत निम्न तापमान -273 डिग्री सेल्सियस से -263 डिग्री सेल्सियस, इतना कम तापमान होगा तब ये पदार्थ क्या है, अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। और सामान्य ताप पर तो देखो ये धातुएं हैं, तो धातुएं क्या है, सामान्य ताप पर थोड़ी बहुत तो सुचालक होती ही हैं। सामान्य ताप पर या कमरे के नॉर्मल टेम्परेचर पर ये टाइप 1 जो अतिचालक पदार्थ होते हैं, सामान्य ताप पर ये सामान्य सुचालक या चालकता, थोड़ी बहुत चालकता तो प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अर्धचालकों को हम टाइप 1 अर्धचालक कहते हैं। फिर दूसरा है टाइप 2 अर्धचालक। टाइप 2 अर्धचालक क्या है कि धात्विक यौगिकों और मिश्र धातुओं के बने होते हैं। ये यौगिकों एवं मिश्र धातुओं से बने होते हैं। टाइप 1 शुद्ध धातु होती है, उनसे बने अतिचालक, उनसे शुद्ध धातुओं से जो अतिचालक बनते हैं उनको टाइप 1 अतिचालक कहते हैं। और जो यौगिकों से बनी होती है उनको क्या कहते हैं हम, टाइप 2 अतिचालक। टाइप 2 अतिचालक। और ये जो टाइप 2 अतिचालक हैं, ये 10 से 13 डिग्री केल्विन के मध्य अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। 10 से 13 डिग्री केल्विन के मध्य अतिचालक, मतलब देखो उससे थोड़े से अधिक तापमान पर ये अतिचालक, ये यहां पर 273 जो लिखा ना, ये 0.1 से 10 केल्विन, केल्विन में यदि इसको लिखे तो ये होगा 0.1 से 10 केल्विन, और सेल्सियस में ये होता है। और यहां पर देखो 10 से 13 केल्विन, मतलब ये इससे थोड़े से अधिक तापमान पर अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इनको हम टाइप 2 अतिचालक कहते हैं। टाइप 2 अतिचालकता हम जिसको उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, ये यौगिक होते हैं, मिश्र धातु होती है, सैरेमिक होते हैं, सैरेमिक, बहुत सी मिश्र धातु, इन सब से बने अतिचालकों को टाइप 2 अतिचालक कहते हैं। ठीक है। तो देखो ये अतिचालक है और अतिचालकता का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। टाइप 1 अर्धचालक, टाइप 2 अर्धचालक। वो टाइप 2 अतिचालक, दो टाइप के अतिचालक दो टाइप के होते हैं अतिचालक पदार्थ। एक होते हैं टाइप 1 अतिचालक और एक होते हैं टाइप 2 अतिचालक। टाइप 1 अतिचालक है जो शुद्ध धात्विक पदार्थ से बने होते हैं। टाइप 2 अतिचालक जो यौगिकों के मिश्रण से बने होते हैं। अब देखो इस अतिचालकता के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया गया है,
उस सिद्धांत को कहते हैं हम BCS सिद्धांत। BCS सिद्धांत। अति चालकता के संदर्भ में BCS सिद्धांत क्या होता है? BCS 3 वैज्ञानिकों का नाम है, उन्हीं ने अपने नाम पर सिद्धांत दिया है। जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन, दूसरा है लियोन कूपर, कूपर का सी, लियोन कूपर, और एस से है रॉबर्ट सिफर। सिफर। इन 3 वैज्ञानिकों ने 1957 में अति चालकता के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को क्या नाम दिया? BCS सिद्धांत। और ये BCS सिद्धांत क्या है? अति चालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या करता है। अति चालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या करता है। अति चालक पदार्थों के गुणों की व्याख्या करता है। और इसी खोज के लिए 1972 में इन तीनों का संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। 1972 में भौतिक का नोबेल। उन्नीस में इनको इस खोज के लिए, सुपर कंडक्टिविटी के BCS सिद्धांत के लिए फिजिक्स का नोबेल दिया गया। ठीक है ना? अब देखो, दरअसल ये BCS सिद्धांत बताता है कि कोई पदार्थ अति चालक क्यों होता है। अति न्यून ताप पर ले जाते हैं तो अति चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये BCS सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने साबित कर दिया कि कोई पदार्थ अति निम्न ताप पर अति चालकता का गुण क्यों प्रदर्शित करने लगता है। जैसे यहाँ पे देखा, कुछ धातुएं भी करती हैं, कुछ में से। तो एक कारण खोज के लाए कि क्या कारण है कि ये मिश्र धातु है या शुद्ध धातु है जो अति चालकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, यहाँ पे अपन को कोई डिटेल में नहीं पूछ रहा कि अति चालकता के गुण को समझाइए, अति चालकता क्यों प्रदर्शित की जाती है। आपको बस क्या याद रखना है कि अति चालकता के BCS सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भैया अति चालकता के संदर्भ में पदार्थों में अति चालकता के गुणों की व्याख्या करता है BCS सिद्धांत। 1957 में दिया था जॉन बर्डीन, लियोन कूपर और रॉबर्ट स्विफर ने। ठीक है ना? और इसी के लिए उनको 1972 में फिजिक्स का नोबेल मिला। ठीक है। इसमें एक चीज और होती है कि अति चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं। अति चालक जो पदार्थ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो समूह में या जोड़े बनाकर गति करता है। जोड़े बनाकर गति करता है। और इस जोड़े को जिसे नाम दिया गया है कूपर बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा गया है इसे? कूपर बॉन्ड, जिसे क्या नाम दिया गया है? कूपर बॉन्ड। इतना ही है BCS सिद्धांत में। ये आपको किससे संबंधित है याद रखना, किसने दिया है। और इसी BCS सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाकर गति करता है और उस जोड़े को नाम दिया गया जाता है कूपर बॉन्ड। इसी ने बताया होगा, तो इसी के नाम पे कूपर बॉन्ड। इतना ही काम का है अपने लिए अति चालकता का BCS सिद्धांत। ये कैसे वर्क करता है इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य है नहीं। जैसे देखो, मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, समझना चाहो तो ठीक, नहीं तो याद कर लो तो बात खत्म हो जाएगी। ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ के अलग अलग उसमें उपस्थित, उसके इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित है और इसी में फिर क्या है, हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये सब धनावेशित कण है पदार्थ के।
ये सब धनावेशित है पदार्थ, ठीक है ना। और देखो ये जो धन आवेशित कण है और इनको ये जो जोड़ा जा रहा है, ये इनके बीच जो बंध है इसमें क्या है, इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जब मान लो ये धनावेशित कण यदि नीचे खसकते हैं तो ये ऐसा भी हो जाएगा, ये प्रत्यास्थता का गुण है इनमें। अब देखो होता क्या है कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋण आवेश होता है, तो इधर सब पॉजिटिव चार्ज है और बीच में नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज क्या है, इधर इसके पास आ जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, ये इस टाइप से, ये यहाँ पे आ गए पॉजिटिव, यहाँ पे भी आ गए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, ठीक है ना। तो मतलब कुछ ये इस टाइप का बन जाता है, ये इस टाइप का। अब देखो होता क्या है इसमें कि ये जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यहां पर इसने क्या है, धन आवेशित या पॉजिटिव चार्जों का, इसको कहते हैं हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, और इसको एक नाम दिया गया है फोनान। फोनान, हाई डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन में भी ऋण आवेशित होता है, और ऋण में सामान्यतः प्रतिकर्षण होता है, लेकिन होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे भी ऋण आवेश है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, हाई पॉजिटिव डेंसिटी चार्ज है, फोनान है, उच्च आवेशित, उच्च धनावेश है। तो ये उच्च धनावेश क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को भी आगे ले आता है, और ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बन जाता है, ये आगे का इलेक्ट्रॉन पीछे के इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके चलता है। तो ये जो जोड़ा है ना, इसी जोड़े को नाम दिया गया है कूपर बॉन्ड, इसी जोड़े को नाम दिया गया है कूपर बॉन्ड। तो बस मेरे को ये आपको कूपर बॉन्ड ही समझाना था कि अति चालकता में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जोड़े के रूप में गति करता है, और वो जो जोड़ा है, वो जो बॉन्ड है, उसी को नाम दिया गया है कूपर बॉन्ड। वैज्ञानिक कूपर ने खोजा होगा सबसे पहले, तो उसी के आधार पर उसने कूपर बॉन्ड नाम दिया, ठीक है ना। तो देखो सुपर कंडक्टिविटी के संदर्भ में अपने लिए इतना ही काम का है, वो कैसे वर्क करता है अपन को कोई समझाने को नहीं जाना। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी खोज किसने की। सुपर कंडक्टिव पदार्थ दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 सिंपल है, धात्विक होते हैं, शुद्ध धात्विक होते हैं। टाइप 2 यौगिक और मिश्र धातु होते हैं। सुपर कंडक्टिविटी बिल्कुल निम्न ताप पर ही प्रदर्शित होती है, 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच सुपर कंडक्टिविटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये अति चालकता के संदर्भ में तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर 1957 में बीसीएस थ्योरी दी थी। जॉन बायर्डीन, लियोन कूपर, रॉबर्ट सिफर ने अति चालक पदार्थों की व्याख्या के लिए बीसीएस सिद्धांत दिया था, और इसी बीसीएस सिद्धांत के तहत एक शब्द आता है कूपर बॉन्ड, जिसमें क्या बताया कि अति चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड बनाकर गति करते हैं, और उस बॉन्ड को नाम दिया गया है कूपर बॉन्ड। बस आपको इतना याद रखना है अति चालकता के संदर्भ में। अब इस अति चालकता के उपयोग देखने हैं, सबसे मेन उपयोग ही है, क्योंकि देखो प्री में क्वेश्चन तो सीधे ही आएगा कि इस पदार्थ का उपयोग या इस युक्ति का उस उपयोग काय में किया जाता है। डायोड का उपयोग काय के लिए है, ट्रांजिस्टर का उपयोग काय के लिए है, कैपेसिटर का उपयोग काय के लिए है। तो जो अति चालक है, अति चालक पदार्थ है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखो अति चालक पदार्थ का उपयोग या इसका सबसे ज्यादा उपयोग होगा बिना किसी ऊर्जा क्षय के विद्युत पारेषण में। बिना किसी क्षय के विद्युत पारेषण में। पता है प्रतिरोध शून्य हो गया है तो इलेक्ट्रिसिटी का क्षय नहीं होगा। फिर दूसरा उपयोग है उच्च चुंबकीय विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने में। उच्च चुंबकीय विद्युत प्रवाह, उच्च चुंबकीय विद्युत
प्रभाव उत्पन्न करने में, प्रभाव उत्पन्न करने में, उच्च चुंबकीय विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, हल्के मोटर वाहनों के निर्माण में, हल्के मोटर वाहनों के निर्माण में। चौथा इसका उपयोग है SQUID, SQUID, इसका फुल फॉर्म होता है सुपर क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, सुपर क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, सुपर क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। और पांचवा उपयोग है MRI में, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये देखो, ये SQID भी एक डिवाइस होती है जो हृदय की जो जिसको कहते हैं बीट, या फिर जो हृदय से कंपन उत्पन्न होता है उसकी गति को नापता है। और MRI भी ये शरीर की जांच, हृदय की जांच के लिए की जाती है। MRI मस्तिष्क, हृदय, ये सब के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ये इन रूप में क्या है, सुपर कंडक्टिविटी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अब देखो, ये तो सीधे से उपयोग है। इस अति चालकता का उपयोग करके वर्तमान में दो सबसे महत्वपूर्ण युक्तियां अपनाई जा रही हैं। एक को हम कहते हैं बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, और दूसरी युक्ति होती है मैगलेव ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन। बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन दोनों ही सुपर कंडक्टिविटी के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब देखो, सुपर कंडक्टिविटी किसी और ने बताई, फिर BCS थ्योरी कोई और ने बताया, फिर इन थ्योरियों का उपयोग करते हुए एक साइंटिस्ट थे मेजनर, इन्होंने 1930 के आसपास एक बात बताई जिसको क्या नाम दिया गया, मेजनर प्रभाव। अतिचालकता पर ही अध्ययन कर रहे हैं बहुत सारे लोग, उसी में से एक वैज्ञानिक है मेजनर। और ये मेजनर अतिचालकता के संदर्भ में एक नया सिद्धांत बताते हैं और क्या बोलते हैं कि जब किसी अतिचालक पदार्थ को, जब किसी अतिचालक पदार्थ को, अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, जब किसी अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उसमें प्रतिचुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो उसमें प्रतिचुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को ही मेजनर इफेक्ट कहते हैं, मेजनर या माइजनर इफेक्ट कहते हैं। समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, दरअसल जो अतिचालक पदार्थ है उसको कह रहे हैं कि हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहे हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है या प्रतिचुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। देखो, ये चीज तो आप पहले से जान रहे हो कि जब कहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कोई विद्युत क्षेत्र है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब कहीं चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र अपने आप होता है। ठीक है ना? अब सुपर कंडक्टिविटी हो रही है। सुपर कंडक्टिविटी पदार्थ मतलब अतिचालक पदार्थ है, मतलब उसमें क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह
हो रहा है और बिना किसी प्रतिरोध के हो रहा है, प्रतिरोध शून्य है उसमें। तो उस अति चालक पदार्थ के चारों ओर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो उस पदार्थ के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। अब इस अति चालक पदार्थ को दूसरे चुंबकीय क्षेत्र के नजदीक ले जाया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, ये भी चुंबकीय क्षेत्र, तो इनमें क्या है, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी। इसी इफेक्ट को सबसे पहले मेजनर नामक वैज्ञानिक ने बताया और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, मेजनर इफेक्ट कह रहे हैं। और इसी मेजनर इफेक्ट का उपयोग करके हमने क्या है, बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन का निर्माण किया है। इसी मेजनर प्रभाव के आधार पर मैगलेव ट्रेन और बुलेट ट्रेन, भाई क्या करते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन दोनों अति चालक पे हैं, पर थोड़ा सा दोनों में अंतर है। मैगलेव ट्रेन और बुलेट ट्रेन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। जैसे ये रेल की पटरी है, ठीक है ना, इसमें क्या है, ये रेल की पटरी में अति चालक पदार्थ है, या अति चालक पदार्थों से निर्मित रेल की पटरी है, उसमें कुछ अति चालक पदार्थ है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके ऊपर जो ट्रेन चलाएंगे, उस ट्रेन में भी क्या है, चुंबकीय पदार्थ रहेगा, चुंबकीय पदार्थ रहेगा। तो ये अतिचालक पदार्थ और दूसरा चुंबकीय पदार्थ हो, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। तो होगा क्या, ये जो पटरी बिछी है इसके ऊपर वो जो ट्रेन है वो इस पे जाके टिकेगी ही नहीं, इससे थोड़ी सी ऊपर चलेगी, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक। मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक, मैग्नेटिक या मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक। मैग्नेटिव लेविटेशन तकनीक पर काम करने वाली ट्रेन को ही मैगलेव ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना। शक्तिशाली अति चुंबकीय पदार्थ से निर्मित पटरी है, उसके ऊपर ट्रेन को लटका दिया गया, उस पर रखा नहीं, वो लटक गई है। और ये जो मैगलेव ट्रेन है, इसमें पहिए नहीं होते हैं, ये पटरी से थोड़ी से ऊपर गति करती है। अब देखो, पटरी के थोड़ी 2-4 इंच ऊपर है, घर्षण शून्य हो गया, गति अत्यधिक रहेगी। हालांकि उसको पुश करने के लिए अलग तकनीक का उपयोग लगाया, अलग तकनीक है कि वो ट्रेन उस पर चलेगी कैसे। हमको तो बस केवल क्या है, मैगलेव ट्रेन समझना है। मैगलेव ट्रेन माइजनर प्रभाव है, और माइजनर प्रभाव क्या है, अतिचालक है, ये भी अतिचालक। बुलेट ट्रेन और उसमें अंतर क्या है कि बुलेट ट्रेन में पहिए होते हैं और मैगलेव ट्रेन में पहिए नहीं होते। मैगलेव ट्रेन में पहिए नहीं होते, जबकि बुलेट ट्रेन में पहिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये अति चालकता से संबंधित इतनी चीजें, मैगलेव लेविटेशन तकनीक, मेजनर प्रभाव। मतलब देखो, किसी ने अति चालकता बताया, फिर उसने कोई 3 आयाम ने बीसीएस थ्योरी बताया, फिर एक व्यक्ति आया, उसने मेजनर इफेक्ट को बता दिया कि यार यहाँ तो ऐसा होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रतिकर्षण होता है, और ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते। तो उस थ्योरी को ध्यान में रख के फिर किन लोगों ने बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन का निर्माण कर दिया, जिनकी स्पीड कम से कम 500 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। क्योंकि देखो, घर्षण तो खत्म ही हो गया ना भाई, पहिए पटरी पर चलते हैं तो दोनों के बीच घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल क्या है, गति को खत्म कर देता, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन को ही शून्य कर दिया, तो स्पीड तो अपने आप बहुत बढ़ जानी, ठीक है ना। तो देखो, ये अति चालकता से संबंधित इतनी बात है। आपको अति चालकता में देखो 5-6 पॉइंट है जो याद रखना है। पहली बात तो अति चालकता कहते किसको है, अति चालकता की खोज करने वाला चैम्बरलेन 1911। फिर अति चालक पदार्थ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 शुद्ध धातु, टाइप 2 यौगिक और मिश्र धातु। फिर क्या याद रखना है कि अति चालकता बहुत कम ताप पर ही उत्पन्न की जाती है, -273 से -263 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम तापमान। टाइप 2 अति चालकता थोड़ी सी ज्यादा तापमान पे होती है, लेकिन वो भी कमरे के तापमान पे नहीं। दूसरी बात क्या है, इस अति चालकता का उपयोग काय में किया जाता है। अति चालकता से संबंधित बीसीएस सिद्धांत है, 3 वैज्ञानिकों का नाम देना है, कब उनने बताया।
फिर इस अतिचालक से जो डिवाइस बन रहा है, स्क्विड बन रहा है, एमआरआई बन रहा है। और फिर इस अतिचालकता के सिद्धांत को समझते हुए माइजनर नामक वैज्ञानिक ने एक मेजनर इफेक्ट बताया कि जब किसी अतिचालक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रति चुंबकीयता का गुण देखने को मिलता है, और इसी माइजनर इफेक्ट के आधार पर मैगलेव ट्रेन बना दी, बुलेट ट्रेन बना दी। ठीक है ना। तो ये इतना आपको अतिचालकता के संदर्भ में ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा एक दो लाइन भारत में अतिचालक अनुसंधान, भारत में अतिचालकता से संबंधित अनुसंधान के लिए क्या क्या किया जा रहा है। एक दो फैक्ट है जो याद रखना है कि 1987 सबसे पहले भारत में 1987 कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया। कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड 1987 में भारत में कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। इसका अध्यक्ष कौन है? पीएम। भारत का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में अतिचालकता के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया, प्रोग्राम मैनेजमेंट बोर्ड। 1991 में इसका नाम बदल दिया गया और कह दिया गया है इसको राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड। राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड। राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड। ठीक है ना। और फिर इसके अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाओं का गठन किया गया है, अपने वो कोई काम की नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है कि भारत में अतिचालकता के संदर्भ में एक संस्था है 1991 से जो काम कर रही है। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक के संदर्भ में हमने लगभग सारी चीजों को देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी जो हमको सिलेबस में दिया है वो सब कुछ देख लिया है। अब बस में क्या है, एक और चीज है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी का विकास। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी का विकास। हमने देखो विश्व में सबसे पहले भी देखा था कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी कैसे कैसे डेवलप हुई है। अब हमको ये देखना है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी का विकास किन चरणों में हुआ है। तो देखो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास का क्रम में सबसे पहले हमको दिखाई देता है 1954। 1954 में सबसे पहले क्या किया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की स्थापना बेंगलोर में की गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 बेंगलुरु। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग 1970 में। फिर 1970 के बाद 1970 में ही भारत में पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। 1970 में ही पहली बार ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। भारत में पहली बार 1970 में ही ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फिर इसके बाद 1974 में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना गाजियाबाद में की गई। 1974 सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद।
सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई गाजियाबाद। 1982 में पहली बार भारत में कलर टेलीविजन आया। पहली बार कलर टीवी, कलर टेलीविजन 1982 में भारत में पहली बार आता है। ठीक है ना, 1982 में पहली बार कलर टीवी आया। फिर 1984 में एक संस्था स्थापित की गई समीर के नाम से। 1984 समीर, SAMEER, समीर के नाम से। प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म तरंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान संस्था 1984। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड माइक्रोवेव अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग रिसर्च क्या है? समीर है इसका शॉर्ट नाम। ये एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है जो सूचना हस्तांतरण की क्वालिटी और मतलब सीधे सीधे क्या है, ये भी एक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में क्या है, एक अनुसंधान संस्था है जिसको 1984 में स्थापित किया गया समीर नाम से। फिर 1990 में सीमेट की स्थापना की गई। 1990 में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केंद्र, सीमेट। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रौद्योगिक केंद्र, इसकी स्थापना की गई। इसको सीमेट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सीमेट। 3 जगह है ये, पुणे में है, त्रिची में है, और पुणे, त्रिची और हैदराबाद, त्रिचूर, सॉरी, पुणे, त्रिचूर और हैदराबाद। सीमेट की स्थापना की गई 1990 में। फिर उसके बाद अब देखो ये क्या है, सब फैक्ट है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के संदर्भ में। कुछ संस्थान है जिनका आपको नाम याद रखना है। सिर्फ कब आया इतना ही अपने लिए काफी है। वो क्या कार्य करता है ये तो नहीं पूछेगा वो, बस केवल और केवल क्या है, वो कब आया है, कब उसकी स्थापना हुई है, कहाँ पे उसका मुख्यालय है, अपने लिए इतना ही काम का है। इसके अलावा अपने लिए कोई काम का नहीं है। तो सीमेट 1990 में। फिर इसके बाद 1994 में नेशनल में कोई काम का नहीं है। 1994, हाँ, 2012 में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लाई गई थी। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लाई गई थी 2012 में, जिसे अपडेट किया गया है 2019 में। इसको रिप्लेस कर दिया गया 2019 में। नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लेके आए, नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एनईपी, जो 2012 को स्थापित किया गया है, प्रतिस्थापित करती है। ठीक है ना। और इस 2019 की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक
सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना। वैश्विक केंद्र, ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है ना। तो ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के संदर्भ में बस अपने लिए इतना ही काम का है। ठीक है, तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया और अगला चैप्टर अपने लिए इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसको अपन अब कल देखेंगे।